Gametogenesis consists of spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis consists of spermatocytogenesis and spermiogenesis. Spermatocytogenesis में क्या बताया था? मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन. मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? जर्म सेल मल्टीप्लाई होंगे इनटू स्पर्मेटोगोनिया. और कैसे मल्टीप्लाई होंगे? माइटोटिक डिवीजन में जाने के बाद इंक्रीज इन नंबर. उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं? ग्रो इन साइज. मोटे होंगे, खाएंगे पिएंगे, मोटे होंगे. उस फेज को क्या बोलेंगे? ग्रोथ फेज. तो उससे क्या बनेंगे? फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन से प्रोसेस में जाएगा? फर्स्ट मियोसिस. क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकंड मियोसिस टू फॉर्म स्पर्मेटिड्स. तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? मैचुरेशन. पहला मल्टीप्लिकेशन, सेकंड इज ग्रोथ एंड थर्ड वन इज मैचुरेशन. और एक बार स्पर्मेटिड्स बन गए तो स्पर्मेटिड्स का कन्वर्शन किस में होगा? स्पर्म में. दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस. चलो वेरी गुड. और फिर स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इनटू स्पर्म. नाउ दिस स्पर्म रिलीज इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड लीव द टेस्टिस. ठीक है, टेस्टिस से निकल जाएंगे. दैट प्रोसेस इज नोन एज निकल जाना, रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस इनटू द accessory duct. दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन. स्पर्मिएशन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन. क्लियर? तो पहली फेज मल्टीप्लिकेशन, सेकंड इज ग्रोथ, थर्ड इज मैचुरेशन. ये तीनों किस में आते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्पर्म नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस. देन रिलीज. दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन. बरोबर समझ लो. अभी देखो ये जो प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये कब स्टार्ट होती है बताओ? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? एट प्यूबर्टी. ठीक है, कब स्टार्ट होंगी? एट प्यूबर्टी. और कैसे समझ में आता है बॉडी को? क्योंकि प्यूबर्टी पीरियड में बॉडी पहुंच गई है, अब इस स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट करना है. कैसे समझ में आएगा? FSH एंड LH. समझ में कैसे आता है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स किसके होते हैं? वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स. हाँ, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के बताए थे रिलीजिंग हार्मोन है इनिबिटरी हार्मोन्स. रिलीजिंग हार्मोन्स कितने होते हैं? 6. इनिबिटरी हार्मोन्स कितने होते हैं? 3. तो हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये आदेश देता है किसको? गोनाड्स को. और कौन सा गोनाड है यहाँ पे? टेस्टिस को आदेश देगा कि भाई क्या कर, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट कर. इसने बताया, तब जाके उसने किया. और क्यों? उसने कौन सा सिग्नल दिया? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये सिग्नल आया. किससे आया ये सिग्नल? हाइपोथैलेमस से. और ये सिग्नल डायरेक्टली गोनाड्स के ऊपर जाएगा क्या? नहीं. किसके ऊपर जाएगा? मास्टर ग्लैंड. कौन सी है मास्टर ग्लैंड? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाएगा. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. पोस्टीरियर के ऊपर नहीं जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? हाँ, उसका टारगेट ऑर्गन अलग है. ठीक, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का टारगेट ऑर्गन कौन सा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, तो ये इसके पास ही जाएगा. टारगेट स्पेसिफिक होते हैं ये. ठीक, तो ये इसके पास गया. इसके पास जाने के बाद अभी ये इसको इसने क्या बोला कि क्या रिलीज करे? FSH एंड LH. तो गोनाडोट्रोपिन्स क्या बोलते हैं उसको? गोनाडोट्रोपिन्स. ट्रोपिन्स हार्मोन. और ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स कितने होते हैं? 2. कौन से होते हैं? FSH एंड LH. कब सिक्रेट किया इसने FSH एंड LH? जब इसको सिग्नल आया फ्रॉम हाइपोथैलेमस, तभी जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन को सिक्रेट करेंगी, अदरवाइज नहीं.
वेस्ट नहीं करती है वो हार्मोन्स को, जब सिग्नल आया तभी उसने सिक्रेट किया। तो हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट किया, वो एक्ट हुआ ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने ये दोनों हार्मोन को सिक्रेट किया, FSH एंड LH। अब ये भी अपने टारगेट के पास जाएंगे, हर एक अपने टारगेट के पास जाता है। FSH का टारगेट कौन है? FSH एक्ट ऑन, अभी FSH किसके ऊपर जाएगा? सर्टोली सेल के ऊपर, सर्टोली सेल ये इसका टारगेट ऑर्गन है। और LH किसके पास जाता है? लीडिंग सेल्स के पास। LH लीडिंग सेल, क्या होते हैं लीडिंग सेल? लीडिंग सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में की जो स्पेस है, कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बताया था? एक कंपार्टमेंट के अंदर कितने होते हैं? 1 2 3। एक कंपार्टमेंट के अंदर कितने होते हैं? 1 2 3। तो उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में की जो स्पेस है उसको क्या बोला था? इंटरस्टिशियल स्पेस। और उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको क्या बोला? लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक, अभी ये लीडिंग सेल को सिग्नल मिलेगा LH सिक्रेट हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने सिक्रेट किया, डायरेक्टली टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल के ऊपर एक्ट होगा और लीडिंग सेल को बोलेगा कौन सा हार्मोन सिक्रेट करो? टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, इसको ही क्या बोलते हैं हम? एंड्रोजन। क्या करता है ये एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन? क्या करेगा ये दो काम करेगा। एक तो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। तो ये जो एंड्रोजन है या आपका टेस्टोस्टेरॉन है, इसके क्या है? दो मुख्य कारक, क्या बोल सकते हैं हम? फंक्शन है। कौन से? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और सेकंड इज कौन सा है? सेकंड स्टिम्युलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या करेगा? स्टिम्युलेट करेगा। तो ये दो काम किसके होते हैं? टेस्टोस्टेरॉन के। तो ये कब टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेट होगा? जब LH आएगा तब, अदरवाइज नहीं। अभी ये FSH किसके ऊपर एक्ट होगा? सर्टोली सेल के ऊपर। और सर्टोली सेल का काम क्या है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। इसके अलावा ये और दो चीज़ करता है। एक तो ये क्या सिक्रेट करता है? इनहिबिन। क्या सिक्रेट करता है ये? इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन सिक्रेट करेगा। और दूसरा ये क्या करता है? सिक्रेट द सम एसेंशियल सब्सटेंसेस और केमिकल रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्पर्मेटिड एक बार बनने के बाद स्पर्म बनाना है हमें, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के लिए जो भी इसेंशियल केमिकल्स लगेंगे वो कौन सिक्रेट करेगा? सर्टोली सेल सिक्रेट करेगा। तो इसका फंक्शन क्या होगा फिर? सिक्रेट्स essential substances required for स्पर्मियोजेनेसिस के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो सिक्रेट करेगा, तभी जाके तो स्पर्म बनेगा। और एक बार और इस प्रोसेस को मतलब दोनों हार्मोन लगेगी, कौन से? FSH एंड LH। दोनों यदि है तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होंगी? फास्ट, स्पर्म का प्रोडक्शन फास्ट होगा। और ये प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी में कौन से हार्मोन रिलीज होंगे? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो अभी देखो स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत हो चुका है, अभी अननेसेसरी स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे तो एनर्जी लगेंगी। तो उस टाइम पे जो ये टेस्टोस्टेरॉन होते हैं, ये टेस्टोस्टेरॉन खुद अपने प्रोडक्शन को कम कराते हैं। मतलब टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन बहुत हो गया, ये खुद क्या करेंगे? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को और हाइपोथैलेमस को बोलेंगे कि बस अभी मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत है, तो खुद का प्रोडक्शन ये क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। कम करना मतलब इनिबिशन, कम करना मतलब इनिबिशन। और खुद का प्रोडक्शन कम कैसे कर रहे हैं? बाय इनिबिटिंग दी, किसको इनिबिट कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जिससे वो आ रहे थे उसको ही वो बैक फीडबैक क्या बोल रहे हैं हम? क्या बोल सकते हैं? फीडबैक, उनको एक डिसीजन दे रहे कि भाई अभी मेरा प्रोडक्शन क्या करो? कम करो, सिग्नल दे रहे, तो उसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन।
इनिबिशन मतलब प्रोडक्शन कम, और फीडबैक मतलब वापस से जाके पीछे जहाँ से वो बन रहे थे वापस उसको वो सिग्नल देंगे कि अभी मेरा प्रोडक्शन क्या करो, कम करो, तो उसको क्या बोलते हैं, फीडबैक इनिबिशन। तो ये जो हमारा टेस्टोस्टेरॉन है, ये टेस्टोस्टेरॉन किसके पास जाएगा, आइदर किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास या पिट्यूटरी के पास। तो यहाँ पे निगेटिव साइन मतलब इनिबिशन, नेगेटिव साइन मतलब इनहिबिशन, तो ये इनिबिशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक, फीडबैक इनिबिशन। समझ लगा किसके पास प्रॉपर्टी है फीडबैक इनिबिशन की। अभी यहाँ पे एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन ये खुद क्या है, प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट। यदि इनका प्रोडक्शन क्या हो गया, हाई, तो ये खुद के प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। फीडबैक इनिबिशन में हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल या रेगुलेट, रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन वो खुद रेगुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है बाय फीडबैक इनिबिशन, ठीक। और दूसरा यहाँ पे इनिबिन है, इनिबिन का भी काम क्या होगा, इनिबिट करना। अभी ये इनिबिट किसके पास जाएगा, ये भी जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, निगेटिव। ये भी बोल रहा है कि भाई ये एफएसएच एलएचएस बहुत कम सिक्रेट करो, बहुत ज़्यादा हो गया, अभी ज़रूरत नहीं है। तो इनिबिन सिक्रेटेड बाय सर्टोली सेल, सर्टोली सेल सिक्रेट कर रहा है, कौन से प्रोसेस को इनिबिट कर रहा है, ये इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस, इस प्रोसेस को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो चुका है तो ज़रूरत नहीं है, तो ये जो प्रोसेस है ये खुद का रेगुलेशन कर सकती है, एंड बाय विच प्रोसेस, फीडबैक इनिबिशन। समझ में आया, फीडबैक पीछे वापस जाना है, इनिबिट करना है, क्लियर। एंटी म्यूलरिन फैक्टर पण हा सिक्रेट करते, एंटी सर्टोली सेल, एंटी म्यूलरिन हार्मोन्स, म्यूलरिन डक्ट प्रेजेंट रहेंगी, म्यूलरिन ड्रग फीमेल में भी है और मेल में भी है। तो अभी सर्टोली सेल कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, एंटी म्यूलरिन डक्ट, एंटी मतलब उसके अगेंस्ट, तो वो क्या, उसके अगेंस्ट वो सिक्रेट होने के बाद म्यूलरिन डक्ट नॉर्मली डेवलप नहीं होंगी इनटू फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस। यदि वो हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है तो यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब मेल में भी सिक्रेट डेवलप हो सकता है। तो वो डेवलप क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर्टोली सेल कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, एंटी म्यूलेरिन हार्मोन, तो उसके वजह से फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस की डेवलपमेंट नहीं होंगी। यदि वो हार्मोन सिक्रेट नहीं हुआ तो उधर भी यूटेरस एंड फॅलोपियन ट्यूब, ठीक। आलं लक्षात, बरं झालं सर्टोली सेल तयार करते आहे की नाही तर काही खरं नव्हतं। समजलं का इथपर्यंत, ठीक। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो पता ही होगा आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे होता है स्पर्म, इलोंगेटेड, लंबा, ठीक। बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, इट इज अ इलोंगेटेड 3 पार्ट, कौन सी होती है, इलोंगेटेड बॉडी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स, कौन सी होती है, हेड, हेड और हेड के बाद नेक, हेड के बाद नेक, नेक के बाद मिडल पीस, मिडल पीस और 4th वन इज टेल। तू तर मला हेड अँड टेलच सांगितलं बे, आताच तर बोलला हेड अँड टेल, मधातलं गायब, हेड अँड टेलच आहे का फक्त, ठीक है, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अभी देखो यहाँ पे हेड जो होता है वो कैसे रहेगा, ओवल शेप का, तो इस तरीके से ये है हेड, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, मिडल पीस, लेकिन मिडल पीस और हेड के बीच में जो रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे, नेक रीजन, नेक, ठीक। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे है क्या, 1 मिनट, हो असं आहे का मग, डायग्राम तुम्हालाच काढायची आहे, मला काढायची नाही आहे एक्झाममध्ये, ठीक।
उसके बाद ये होगा हाँ रे बाबा थामना, ठीक है. डायग्राम तुम्हाला चांगली काढता येईल माझ्यापेक्षा. हाँ देखो अभी इलोंगेटेड बॉडी मतलब नॉर्मली ये इलोंगेटेड है. उसके बाद दिस इज हेड. हेड के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस. हेड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? पहले बॉडी के पार्ट लिख लेते हैं. दिस इज हेड. हेड के बाद दिस इज नेक. नेक के बाद ये क्या है? मिडल पीस. मिडल पीस. ये क्या है? टेल. अभी क्या क्या होता है हेड के अंदर? क्या प्रेजेंट रहेगा? न्यूक्लियस. अभी न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा बताओ? हैप्लॉइड. हेड के अंदर क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो कैसे होता है? हैप्लॉइड होगा. ठीक. अभी इस हेड के ऊपर क्या है? कैप है. हेड के ऊपर क्या पहनते हैं हम? कैप. एंड वो कैप को बोलते हैं एक्रोजोम. क्या बोलते हैं? एक्रोजोम. तो दिस इज एक्रोजोम. एक्रोजोम. इस एक्रोजोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. तो एक्रोजोम इट इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर. क्या है ये? कैप लाइक स्ट्रक्चर. कहाँ पे प्रेजेंट है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर? एंटीरियर टू द हेड. हेड के ऊपर एंटीरियर टू द हेड. और इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. क्या प्रेजेंट रहेंगे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम. हाइड्रोलिटिक एंजाइम. और वो पूछा जाता है कौन से एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे? तो हाइल्यूरोनिडेज. कैप में से एक्रोजोम से क्या रिलीज होंगे? वो एंजाइम्स. और वो सारे एंजाइम्स क्या करेंगे? उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको क्या करते जाएंगे? डिग्रेड करते जाएगा. और फाइनली एक के न्यूक्लियस के साथ क्या होगा? फ्यूज होगा. तो हेड के एंटीरियर रीजन में क्या प्रेजेंट है? एक्रोजोम. इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. ठीक. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स. क्या प्रेजेंट रहेंगे? सेंट्रियोल्स. नेक के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल. कौन से? डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल. सेंट्रियोल. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल? सेंट्रियोल का फंक्शन क्या बताया था? सेल के अंदर सेल डिवीजन. सेंट्रियोल क्या होते हैं? सेल डिवीजन में. तो क्या करते हैं वो? स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं. तो कितने सेंट्रियोल्स है नेक के अंदर? 2. कौन से? प्रॉक्सिमल और डिस्टल. प्रॉक्सिमल और डिस्टल. तो प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर प्रेजेंट रहेगा. तो यहाँ पे है दिस इज प्रॉक्सिमल. और यहाँ पे प्रेजेंट होता है डिस्टल. अभी दिस डिस्टल सेंट्रियोल इज कंटिन्यू विथ. तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा. दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्सोनिम. क्या बोलते हैं इसको? एक्सोनिम. तो डिस्टल सेंट्रियोल ये किसके साथ कंटिन्यू है? डिस्टल सेंट्रियोल इज कंटिन्यू विथ एक्सोनिम. एक्सोनिम. और एक्सोनिम यदि आपको पता होगा इट इज द स्ट्रक्चरल सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लैजेला. हमने फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखा था. फ्लैजेला में मैंने बताया था माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं 9 और सेंटर में होते हैं 2. तो 9+2 अरेंजमेंट. और उस जो पूरा रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोनिम. तो डिस्टल सेंट्रियोल इज कंटिन्यू विथ एक्सोनिम. और ये एक्सोनिम कहाँ से एक्सटेंड हुआ है? मिडल पीस से लेके पूरा टेल में. तो दिस इज एक्सोनिम. इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोनिम. और ये एक्सोनिम किससे बना है? डिस्टल सेंट्रियोल से बना है. ठीक. और ये एक्सोनिम किसके अंदर? इट इज अ फ्लैजेलर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप. फ्लैजेलर स्ट्रक्चर. और अरेंजमेंट कैसी होती है इसकी? 9+2 अरेंजमेंट. व्हाट इज मीन बाय 9+2 अरेंजमेंट? 9 क्या होते हैं? पेरिफेरल डबलेट. और सेंटर में क्या होते हैं? 2 सिंगलेट. आठवां का सेल चैप्टर. 9 डबलेट पेरिफेरल. और सेंटर में क्या थे? 2 सिंगल आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे. और वो एक दूसरे से क्या कनेक्ट होंगे? विद द हेल्प ऑफ ब्रिज. ठीक. तो 9+2 अरेंजमेंट इतना ध्यान में रखना. एक्सोनिम कहाँ से स्टार्ट हुआ? डिस्टल सेंट्रियोल से स्टार्ट हुआ. अभी ये जो मिडल पीस है, मिडल पीस के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया. ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. तो दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज. माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन मिडल पीस. मिडल पीस के अंदर प्रेजेंट है आपके
माइटोकॉन्ड्रिया। क्या फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? एनर्जी प्रोवाइड करना। तो स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया। और एनर्जी क्यों चाहिए? मूवमेंट के लिए। वो स्पर्म एक जगह पे रहेगा क्या? उसको मूव होना है, पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक से मूव होना है। मोटिलिटी के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो खुद का एनर्जी जो पावर हाउस है वो साथ में रखता है। तो जो स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसको बोलते हैं नेबन कण। क्या बोलते हैं? नेबन कण इज नोन एज नेबन कण। नेबन कण। स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज नेबन कण। कहाँ पे प्रेजेंट है? मिडल पीस के अंदर। एंड व्हाट इज द फंक्शन? प्रोवाइड एनर्जी। क्या प्रोवाइड करेगा वो? एनर्जी फॉर प्रोवाइड एनर्जी फॉर व्हाट? एनर्जी फॉर मोटिलिटी, स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग मोटिलिटी मूवमेंट के लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। और फिर ये मिडल पीस के बाद ये क्या है? टेल। टेल के अंदर क्या है? फ्लैजेलर टाइप की अरेंजमेंट। तो वो फ्लैजेलर टाइप की अरेंजमेंट जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी? 9+2। इसका फंक्शन क्या रहेगा? अगेन मोटिलिटी, मूवमेंट। आया समझ में? तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो देखो पर इजैकुलेशन कितने निकलते हैं स्पर्म? 200 to 300 मिलियन। इतने स्पर्म्स निकलेंगे पर इजैकुलेशन। एक इजैकुलेशन में कितना सीमेन बाहर निकलता था? बताया था 1.5 to 6 ml। तो यहाँ पे 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म। कितने इसमें? 1.5 to 6 ml सीमेन। इतने सीमेन के अंदर कितने रहेंगे आपके? 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रहेंगे। ठीक। अभी देखो इतने जो स्पर्म है इसमें से क्या बताया था मैंने? 60% स्पर्म को क्या होती है? नॉर्मल। पहले क्या होता है? नॉर्मल शेप एंड साइज। इसमें से 200 to 300 में से फिर 60% स्पर्म को रहेगा नॉर्मल शेप एंड साइज। और इसमें से कितने परसेंट? फिर ये जो 60% है इसमें से 40% स्पर्म को क्या होता है? विग्रस मोटिलिटी। ठीक है। तो फाइनली काउंट क्या होगा? कम ही होगा। और यदि लेस देन 10 to 20 है तो कॉज द इनफर्टिलिटी। अभी देखो नॉर्मली जो ये स्पर्म होती है इसकी वाइबिलिटी पीरियड कितना होता है? कितना है? 3 to 4 डेज है। लिखा है क्या उसमें? जनरली 3 to 4 डेज वो वायबल होता है। मतलब एक बार रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाने के बाद वो वायबल रहेगा। लेकिन उसकी जो फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है वो 48 आवर्स की होती है। 3 to 4 डेज क्या रहेगा? वायबल। और नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कितने घंटे होती है? 48 आवर्स। मतलब 2 दिन के अंदर यदि एग मिलता है तो वो फर्टिलाइज कर पाएगा। और तीसरे दिन प्रेजेंट तो है, वायबल तो है, लेकिन फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी थोड़ी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वायबिलिटी पीरियड यदि पूछा गया तो 3 to 4 और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी पूछा गया तो 48 आवर्स। आया समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्म। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है? oogenesis। नेक्स्ट इज oogenesis। अभी ये oogenesis प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट होती है? ओरी। फीमेल में ही होती है, लेकिन फीमेल में कौन से पार्ट में होती है? कौन से गोनाड्स में? ओरी। ओरी के कौन से पार्ट में होती है? ओरी में 2 रीजन बताया था ना, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो किस में होंगी? कॉर्टेक्स ऑफ ओरी। कहाँ पे होती है ये? कॉर्टेक्स ऑफ ओरी।
क्योंकि अभी तक तो पता ही था ओरी के अंदर होती है, तो अभी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे ना। तो कॉर्टेक्स ऑफ ओरी, तो कॉर्टेक्स में बताया था, तो कॉर्टेक्स इज लाइन बाय द जर्मिनल एपिथेलियम। तो क्या होते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। अभी देखो ये जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओरी, लेकिन ये ओरी किसकी है? ओरी ऑफ फीटस। तो इन केस ऑफ मेल के केस में जर्म सेल से क्या बताया था हमने? स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन वो प्रोसेस कब स्टार्ट होती? प्यूबर्टी पीरियड में स्टार्ट हुई थी, आफ्टर प्यूबर्टी। लेकिन oogenesis प्रोसेस स्टार्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बिफोर बर्थ। जैसे वो फीमेल बेबी मतलब ग्रो होने लगती है, फिटस जैसे ग्रो होने लगता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, तब भी से oogenesis प्रोसेस क्या होती है? स्टार्ट होती है। तो ये प्यूबर्टी का वेट नहीं करती है। तो oogenesis प्रोसेस स्टार्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट एट प्यूबर्टी, oogenesis प्रोसेस स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक, तो देखो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ओरी ऑफ फिटस। ओरी ऑफ फिटस के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम जो सेल्स है वो क्या होंगे? माइटोसिस में जाएंगे। माइटोसिस में जाने के बाद क्या बनाएंगे? ये मदर सेल, मदर सेल। ठीक, और फिर ये मदर सेल से क्या बनेगा आपका? oogonia बन गया। पहले जर्मिनल एपिथेलियम से मदर सेल बन जाएंगे, जैसे प्राइमोर्डियल बताया था मैंने वहाँ पे, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। तो वैसे ही प्राइमोर्डियल, इसको प्राइमोर्डियल की जगह पे प्राइमोर्डियल भी बोल सकते हैं, प्राइमोर्डियल, और मदर सेल भी बोल सकते हैं। इससे क्या बनेंगे फिर आपके? oogonia। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन, बराबर। तो इसको क्या बोलेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन स्टेज, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन किससे होता है? माइटोसिस, बराबर। यहाँ पे भी क्या होगा? माइटोसिस। ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी होगा मल्टीप्लिकेशन। तो कंटिन्यूस सेल का नंबर इंक्रीज करना है, तो नंबर इंक्रीज करेंगे तो क्या बनेगा? oogonia बनेगा। ये भी जो आपके जर्मिनल एपिथेलियम थे, ये सेल्स कैसे है? डिप्लॉइड, दिस इज डिप्लॉइड। इससे क्या बनेंगे? डिप्लॉइड सेल्स बनेंगे। अभी ये जो oogonia है, oogonia पूरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर ही बन जाते हैं, बाद में एक भी oogonia नहीं बनता। नो मोर oogonia आर एडेड इन ओरी आफ्टर बर्थ। मतलब जब तक के वो फीमेल बेबी फिटस मतलब अंदर है, यूटरस के अंदर है, तब तक के क्या बन जाएंगे? बहुत सारे oogonia बन जाएंगे। उसके बाद जैसे बेबी का बर्थ हो गया, उसके ओरी के अंदर नेक्स्ट एक भी oogonia नहीं बनेगा। जो भी बनना है वो पहले ही बनने वाला है, बाद में एक भी oogonia नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिर oogonia। ये जो पूरी स्टेज हो रही है, बताओ कब हो रही है? एम्ब्रियोनिक। ये पूरी स्टेज कब हो रही है? ये वाली कब होंगे? ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के अंदर ये सब हो रहा है, और oogonia बनने तक। और नो मोर, उसके बाद नो मोर oogonia एडेड, किसके अंदर ऐड नहीं होगा? एडेड इन ओरी। कब? आफ्टर बर्थ। मतलब जितने बन गए उतने ही, ठीक। किसी में कम बन जाएंगे तो उसकी किस्मत, बाद में oogonia बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नो oogonia, नो मोर oogonia एडेड इन ओरी आफ्टर बर्थ। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक, अभी देखो कुछ जो oogonia होते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक में कुछ जो oogonia होंगे, ये oogonia से बन जाएंगे, कुछ oogonia डेवलप डिफ्रेंशिएट होगा, कुछ oogonia डिफ्रेंशिएट होगा इनटू प्राइमरी oocyte। जैसे हमने स्पर्मेटोगोनिया बोला था, पहले मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद ग्रो होगा, ग्रो होने के बाद क्या बनाया था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो यहाँ पे जो oogonia है वो oogonia क्या होगा? ग्रो इन साइज, और ग्रो इन साइज तो क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी oocytes बनाएगा। कुछ जो oogonia है वो डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू प्राइमरी oocytes, और कुछ जो oogonia है वो डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू फॉलिक्यूलर सेल्स। किसमें? फॉलिक्यूलर सेल्स में। ये भी प्रोसेस किस में हो रही है?
एम्ब्रियोनिक में ही हो रही है, सब एम्ब्रियोनिक में हो रहा है। और कितने स्टेजेस में डिवाइड की थी हमने? मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। तो अभी पहले क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन। अभी यहाँ पे क्या हुआ? ग्रोथ। तो अभी यहाँ पे ग्रोथ, एक्चुअली ग्रोथ नहीं हुई, अभी बताऊंगी ग्रोथ मतलब क्या। ये जो प्राइमरी oocyte है ये ग्रो होता है, तो उसको बोलेंगे हम ग्रोथ फेज। तो मल्टीप्लिकेशन में oogonia बन गया। सम oogonia इज डिफरेंशिएटेड इनटू प्राइमरी oocyte एंड सम oogonia इज डिफरेंशिएटेड इनटू फॉलिकुलर सेल्स। अभी देखो ये जो प्राइमरी oocyte है, सपोज ये हमारा प्राइमरी oocyte है, दिस इज प्राइमरी oocyte। अभी ये प्राइमरी oocyte बनने के बाद ये मैच्योरेशन फेज में फर्स्ट इसमें जाता है। फर्स्ट मतलब कौन सी होंगी? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में जाएगा, लेकिन जाने के बाद फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट नहीं करता है। प्राइमरी oocyte जैसे बन गया, दिस प्राइमरी oocyte एंटर इनटू द फर्स्ट मियोसिस। प्राइमरी oocyte किस में जाएगा? फर्स्ट मियोसिस में एंटर करेगा, एंटर्स इनटू फर्स्ट मियोसिस। लेकिन फर्स्ट मियोसिस के अंदर वो एंटर करने के बाद कंप्लीट नहीं करेगा, वो अरेस्ट हो जाएगा। तो अरेस्ट मतलब कौन से स्टेज में अरेस्ट होगा? डिप्लोटिन स्टेज। यदि आपको पता होगा, मैंने बताया था मियोसिस में कौन से स्टेजेस होते हैं? मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होते हैं? 5, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो डिप्लोटिन में जाके ये अरेस्ट हो जाता है, एंटर करेगा, लेकिन अरेस्ट कब अरेस्ट होगा? अरेस्ट एट डिप्लोटिन स्टेज। और ये जो डिप्लोटिन स्टेज होती है, कौन सी इसकी है? मियोसिस फर्स्ट। ठीक, तो अभी यहाँ पे अंदर तो गया, लेकिन फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। ये प्राइमरी oocyte फिर इसी तरीके से ओरी के अंदर प्रेजेंट है। और ये अपना फर्स्ट मियोसिस कब कंप्लीट करता है? जब फीमेल प्यूबर्टी पीरियड में पहुंचती है, तब ये अपना प्राइमरी फर्स्ट मियोसिस क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। तब तक के इसी स्टेज में है। तो अभी तक आप यहाँ तक आपको क्या ध्यान में रखना है? oogonia बना था, कुछ oogonia से बन गया प्राइमरी oocyte, कुछ oogonia से बन गया फॉलिकुलर सेल्स। अभी प्राइमरी oocytes डायरेक्टली किस में चला गया? मियोसिस फर्स्ट में, लेकिन अरेस्ट हो गया। ठीक, और ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ये है सपोज फॉलिकुलर सेल्स। ये फॉलिकुलर सेल्स क्या होंगे? कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन में जाएंगे और बहुत सारे सेल बनाएंगे। अभी ये फॉलिकुलर सेल का काम क्या है? ये फॉलिकुलर सेल इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइमरी oocyte है, इसको प्यूबर्टी पीरियड तक हमें जिंदा रखना है। ठीक है, प्रोटेक्टेड रखना है, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा प्लस प्रोटेक्शन करेगा। तो जब ये इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बन जाएगा फॉलिकल। क्या बन जाएगा? फॉलिकल। तो ये फॉलिकुलर सेल से क्या बनेगा? ये देखो, ये फॉलिकुलर सेल, ये सारे फॉलिकुलर सेल्स क्या हो रहे हैं? इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं। ये है फॉलिकुलर सेल्स, और ये फॉलिकुलर सेल्स किसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है? आपके प्राइमरी oocytes के। और ये बन गया आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बना ये आपका? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो दिस इज प्राइमोर्डियल फॉलिकल। समझ में आया? अभी ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल की डेवलपमेंट भी कब हो रही है? एम्ब्रियोनिक ही हो रहा है, सब एम्ब्रियोनिक है। तो ऐसे बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। और प्राइमोर्डियल फॉलिकल से बनेगा आपका कौन सा? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल। अभी ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स किस में बन जाते हैं? आपके ओरी के कॉर्टेक्स में पड़े रहेंगे। ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन इतने प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं इन ईच ओरी। मिलियन में दोनों ओरी है, दोनों ओरी में कितने रहेंगे? 2.5 मिलियंस पर ओरी फॉलिकल्स रहेंगे। सारे फॉलिकल बन जाएंगे, बाद में फॉलिकल एक भी नहीं बनेगा। तो ये पूरी स्टेज किस में हो रही है? एम्ब्रियोनिक। यहाँ पे भी एम्ब्रियोनिक। तो प्राइमरी फॉलिकल्स कितने बताया मैंने? प्राइमरी फॉलिकल्स कितने होते हैं? 2.5 मिलियन पर ओरी। किस में प्रेजेंट है? ठीक है, कब प्रेजेंट रहेंगे ये? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में,
एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर इतने फॉलिकल्स प्रेजेंट है इन ओरी या कॉर्टेक्स ऑफ द ओरी। ओरी के कॉर्टेक्स में इतने सारे प्राइमरी फॉलिकल बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये जो फेज़ है इसको हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले कौन सी फेज़ हुई? मल्टीप्लिकेशन ही हुआ। अभी तक ग्रोथ हुई क्या? ग्रोथ जो फेज़ होती है, ग्रोथ फेज़ के अंदर ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ये ग्रो होते हैं इनटू सेकेंडरी, टर्शरी एंड टर्शरी के बाद मैच्योर फॉलिकल जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ये होती है ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज के बाद क्या होता है? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में क्या होगा? मियोटिक डिवीजन। तो ये जैसे ही फीमेल किस में पहुंचती है? प्यूबर्टी पीरियड में पहुंचती है। तो ये क्या करेगा? प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट फर्स्ट मियोसिस एंड एंटर इनटू द सेकंड मियोसिस, अगेन अरेस्ट। अगेन क्या होगा? अरेस्ट। कब तक के? जब तक के स्पर्म नहीं आता है। जब स्पर्म आएगा तब जाके वो अपना सेकंड मियोसिस क्या करेगा? कंप्लीट। और स्पर्म कभी आया नहीं तो वो सेकंड मियोसिस भी कंप्लीट नहीं करता। समझ में आया? तो इन केस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में पहले मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, और सारी प्रोसेस स्टार्ट कब होंगी? प्यूबर्टी पीरियड के बाद। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, कुछ फेजेस बिफोर बर्थ हो रही है और कुछ फेजेस आफ्टर बर्थ हो रही है और कुछ फेजेस आफ्टर मैच्योरेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे प्यूबर्टी पीरियड में पहुंचते हैं उसके बाद कुछ स्टेजेस कंप्लीट होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। डिसकंटिन्यू क्योंकि कंटिन्यूअस है क्या? नहीं, बन जाएगा अरेस्ट हो जाएगा, अगेन बन जाएगा अगेन अरेस्ट हो जाएगा। मतलब हर बार ये वेट कर रहा है। अभी ये अरेस्ट होगा, ये वेट किसका करेगा? प्यूबर्टी पीरियड का। तब जाके अपना फर्स्ट मियोसिस क्या करेगा? कंप्लीट। अगेन सेकंड मियोसिस में जाएगा, अगेन वेट करेगा। स्पर्म आया तो कंप्लीट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अभी बस इतना ध्यान में रखो, हमने कौन सी फेज देखी? मल्टीप्लिकेशन। ग्रोथ और मैच्योरेशन हम वो कल देखेंगे। समझ में आया?